हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम बैक टू एड्यूटैप अंडर द फ्राइडे फॉर्मूला सीरीज। फ्राइडे फॉर्मूला एक ऐसी सीरीज जहां पर आप एएफएम से रिलेटेड न्यूमेरिकल कंपोनेंट को कवर अप कर कर चल रहे हैं। हम यहाँ पर एएफएम के न्यूमेरिकल टॉपिक्स को बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं। सो टुडे इज द लेक्चर नंबर 9। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू दैट एड्यूटैप हैज लॉन्च्ड अ फ्यू कोर्सेज, जिसमें बैंकर्स कैप्सूल कोर्स आता है। अगर आप क्लासेस का रिकॉर्डेड वर्जन देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट सिलेबस ऑफ जेआईबी को रिकॉर्डेड वर्जन में कवर अप करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे बैंकर्स कैप्सूल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। लाइव बेसिस पर इंटरैक्ट कर कर अपनी सिलेबस प्रिपरेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे सुपर क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, वेयर यू विल गेट 24 कंसेप्ट लाइव क्लासेस में आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करवा दिया जाएगा। एंड देन कम्स द टेस्ट सीरीज आपकी रहेगी फॉर दोज एस्पिरेंट्स जिन्होंने एग्जाम प्रिपरेशन कर ली है एंड नाउ दे वांट टू प्रैक्टिस द एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज, राइट। सो इन कोर्सेज को कैसे एनरोल करना है और इनकी डिटेल डिस्कशन हम इस सेशन के एंड में करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे। तो एक बिजनेस के लिए कैश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बिजनेस की रनिंग के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है ना। तो पैसा क्यों ज़रूरी है? ताकि बिजनेस में एक लिक्विडिटी मेंटेन हो सके, ताकि बिजनेस के डेली ऑपरेशंस इजीली रन हो सके। देखिए, प्रॉफिट अर्न करना और कैश का फ्लो होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक बिजनेस है, प्रॉफिटेबल हो सकता है, पर हो सकता है उसके पास सफिशिएंट कैश फ्लोज ना हो, है ना। तो कैश फ्लोज को मेंटेन करना बिजनेस के लिए एक अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनेरियो जो है वो होता है। हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर हम बनाने की बात करें, तो वहाँ पर भी इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट बनती है और एक उसके साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है टू शो द बैलेंसेस ऑफ कैश फ्लो। ठीक है। तो कैश के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे को होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा बिजनेस कितने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से जनरेट कर सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कैश, कि कैश और कैश से जैसी चीज़ें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? कैश और कैश जैसी ही चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, जैसे बैंक का बैलेंस, है ना, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इट शोज द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो के कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो 3 कंपोनेंट्स हुए: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है? जो प्राइमरी बेसिक रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज हैं, रूटीन एक्टिविटीज हैं, वो कहाँ आ जाएंगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बताती है कि बिजनेस की इंटरनल सॉल्वेंसी लेवल किस तरीके का है, बिजनेस कितना सॉल्वेंट है, कितनी मनी फ्लो बिजनेस के पास एग्जिस्ट करता है। देन कम्स द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मनी जो बिजनेस ने पब्लिक से ली है, उस पब्लिक से मनी ली हुई को बिजनेस कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ पर बिजनेस ने उस पैसे को लगाया हुआ है। लॉन्ग टर्म एसेट्स को एक्वायर करना, लॉन्ग टर्म एसेट्स को सेल डिस्पोज ऑफ करना, दोनों ही चीजें कहाँ आती हैं? दोनों ही चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आती हैं। एंड देन जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है वो हमें बताती हैं कि कहाँ कहाँ पर एक्सपेंडिचर बिजनेस ने किया है, जहां से उसे फ्यूचर में इनकम्स या फ्यूचर में कैश फ्लोज जनरेट होंगे। जैसे बिजनेस ने एक मशीनरी खरीदी, तो वो बिजनेस के लिए क्या है? एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और कल को उस मशीनरी से प्रोडक्शन कर कर बिजनेस रेवेन्यूज या इनकम को अर्न करेगा। द थर्ड वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी लॉन्ग टर्म फंड से रिलेटेड है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है? जहां जहां से बिजनेस को फंड्स रिसीव हो रहे हैं, है ना, जहां से बिजनेस कैपिटल की फॉर्म में पैसा मार्केट से उठा रहा है, वो क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बात करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा? आपने गुड्स को सेल करा, आपने सर्विसेज प्रोवाइड की, उससे जो भी आपको रिसीट्स आई वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। देन आपने कोई रॉयल्टी, कोई फी, कोई कमीशन या कोई और रेवेन्यू अर्न करा, उससे पैसा आया, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। अगेन अगर गुड्स को सेल करने से ऑपरेटिंग आएगा, तो गुड्स को परचेज करने पर भी ऑपरेटिंग आएगा, है ना। आपने एम्प्लॉयज के बिहाफ पे कोई पेमेंट किया, वो भी ऑपरेटिंग का ही हिस्सा बनेगा। उसके बाद आपने कोई प्रीमियम, कोई क्लेम, कोई एन्युटी, किसी इंश्योरेंस एंटिटी हो और आपने कोई प्रीमियम, क्लेम या एन्युटी प्रोवाइड किया है या आपको मिली है, तो वो भी आपके लिए क्या है? इन्वेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी है फॉर द इंश्योरेंस एंटिटीज। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो कंपनीज इंश्योरेंस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ये उनके लिए बात की जा रही है। क्लियर?
इनकम को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर कोई कैश रिफंड या कैश पेमेंट आप कर रहे हो तो वो भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। ठीक है? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो सारी चीज़ें आ जाएँगी जो कि आपकी रूटीन एक्टिविटी से रिलेटेड रिसीट्स और एक्सपेंसेस दोनों। ठीक है? आपने कहीं पेमेंट किया है वो भी, और आपको कहीं से पैसा आ रहा है वो भी। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या होगा, जब एसेट्स को लेकर, जब आपने कहीं मनी इन्वेस्ट किया है, एसेट्स में आपने मनी इन्वेस्ट किया है, आपने एसेट्स को परचेज किया है या आपने किसी एसेट को सेल किया है, वो दोनों ही इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा। आपने पेमेंट करी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल या लॉन्ग टर्म एसेट खरीदने के लिए, आपने पेमेंट करी कहीं पर इक्विटी या डेट, इसको कंफ्यूज नहीं होंगे, आपने पैसा लिया नहीं है, आपने किसी और कंपनी के इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदे हैं, है ना? तो आपके लिए वो क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। देन आपने इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट बेचे तो वो आपके लिए रिसीट हो गई, वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सेल करी, इंटेंजिबल एसेट को आपने सेल राइट ऑफ किया या फिर किसी और लॉन्ग टर्म एसेट को आपने सेल करा, तो वो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट रहेगा। क्लियर? उसके अलावा कोई आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, इनकी पेमेंट करी है तो वो भी आपके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। क्लियर? देन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपकी होगी कैपिटल से रिलेटेड, जो आपने मनी मार्केट से लिया है, या फिर लॉन्ग टर्म फंड्स, जो आपने लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह की फॉर्म में पैसा लिया है, उससे रिलेटेड जो आपकी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो आएंगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। यानी आपने शेयर्स इशू करे उससे पैसा आया, फाइनेंसिंग है। आपने शेयर्स रिडीम करे तो उससे आपने पैसा दिया, फाइनेंसिंग है। आपने डिबेंचर्स, लोन्स, नोट्स, बॉन्ड्स, कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की, उससे पैसा आया, वो सभी के सभी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और आपने अगर इनके अगेंस्ट कैश पेमेंट करी है तो वो भी आपकी फाइनेंसिंग का ही पार्ट रहेगी। तो कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अगर मैं समराइज करूँ तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से जो पैसा आया, आपने एम्प्लॉयज के बिहाफ पर कोई पेमेंट करी, आपके पास कोई रॉयल्टी फीस कमीशन से पैसा आया, आपने कोई इन्वेंट्री के लिए पैसा दिया, आपने कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कोई टैक्सेस की पेमेंट की, सभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट रहेगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सेल किया या फिर आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को परचेज किया। उसके अलावा अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है और डिविडेंड रिसीव हो रहा है, वो कहाँ आएगा, वो आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट बन जाएगा। क्लियर? ऐसे ही फाइनेंसिंग की बात अगर करूँ तो फाइनेंसिंग में क्या होगा, आपने कोई इक्विटी या प्रेफ आपने कोई इक्विटी आपने कोई इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू किया है, ठीक है? तो वो आपके पास कहाँ से आ जाएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ आ जाएगा, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। आपने कोई प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है या इक्विटी शेयर्स को बाय बैक किया, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट रहेगा। डिबेंचर्स को, लॉन्ग टर्म डेट्स को रीपे करना या फिर इनसे पैसा उठाना मार्केट से, दोनों फाइनेंसिंग का पार्ट है। और इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो याद रखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग, एंड इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर यू। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या रहेगा, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो, फिर इन्वेस्टिंग से, फिर फाइनेंसिंग से। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। कैश फ्लो अगर पॉजिटिव में होगा मतलब आपके पास पैसा है, फ्लो की फॉर्म में है, और अगर आपके पास नेगेटिव में होगा इट मीन्स इट इज यूज्ड, आपने एक्सेस मनी जो है वो यूज की हुई है। इन तीनों का टोटल करेंगे, प्लस माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और प्लस माइनस करने के बाद आप ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ऐड करेंगे, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है? ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है। हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जामिनेशन में इतनी डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है। तो कुछ अगर नॉन कैश एक्सपेंसेस वगैरह हमने माइनस किए हुए हैं पहले प्रॉफिट्स में से, उन्हें ऐड बैक कर देंगे क्योंकि हम कैश की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो डेप्रिसिएशन वगैरह जो हमने माइनस कर दिए थे उन्हें ऐड कर देंगे। उसके अलावा कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जैसे इंटरेस्ट है तो उसको भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर कर चलेंगे।
ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो सब भी आपका यहाँ पर एड लेस हो जाएगा। देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर द वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर आप इसमें वर्किंग कैपिटल के चेंजेस यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के चेंजेस को अकाउंट करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे और लेस करेंगे। आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें इनकम टैक्स पे कर देंगे और बाद में इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स प्लस और माइनस कर देंगे। जो लास्ट आंसर आपके पास आएगा दैट इज द नेट कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो अभी हमने डिस्कस किया लॉन्ग टर्म से एसेट्स की सेल से, लॉन्ग टर्म एसेट्स की परचेज से पे जो पैसा लगा वो आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट है। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड आर आल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड अगर आपने कोई शेयर्स इशू किए हैं उससे पैसा आया, आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं उससे पैसा आया, आपके पास फाइनेंसिंग का पार्ट रहेगा। शेयर्स बायबैक कर दिए माइनस कर दोगे, डिबेंचर्स वगैरह का पैसा दे दिया माइनस कर दोगे, डिविडेंड पेड इंटरेस्ट पेड माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आप इन सबको प्लस कर कर पेमेंट ऑफ टैक्सेस करेंगे तो आपके पास नेट कैश फ्लो आ जाएगा। क्लियर। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का फायदा क्या है कि आपको ये पता चल जाता है कि आपके बिजनेस में कितनी नेट एसेट्स अवेलेबल हैं। आपको कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन से ये पता चलता है कि एक बिजनेस फ्यूचर में कितने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जनरेट कर सकता है इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज। देन बिजनेस की जो कंपैरेबिलिटी है वो इससे एनहांस होती है। आप दो बिजनेस एंटरप्राइजेस को कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिस पर भी कंपेयर कर सकते हो। ऑल्सो आपको कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को विद द चेंजिंग एनवायरमेंट्स बैलेंस करने में हेल्प मिलती है और साथ ही साथ बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हम अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या डेट से रिगार्डिंग जो रूटीन पेमेंट्स है क्या हम उन्हें टाइम से कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और जो बैंकर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, जो लोग हमारे को हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं टू प्रोवाइड अस लोन इन द फ्यूचर, तो वो भी हमारे कैश फ्लोज को असेस करते हैं। दे वांट टू नो कि हमारे बिजनेस में कितने कैश फ्लोज हैं, तभी वो हमें क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। देन देयर इज अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसी एक और स्टेटमेंट होती है, एक ऐसी बैलेंस शीट के अंदर अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि बैलेंस शीट की हर एक आइटम दो ही चीज़ों को बताती है, या तो सोर्सेज को और या तो यूजेस ऑफ फंड्स को। ठीक है। लाइबिलिटी साइड में जितनी भी आइटम्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग कि फंड्स जो भी बिजनेस को प्रोवाइड करवाए गए हैं, यानी कि सोर्सेज ऑफ फंड्स। और उन फंड्स को हमने कहाँ डिप्लॉय किया वो सब हमें एसेट्स की हेल्प से पता चल रहा है, एक्सेप्ट द कैश। ठीक है। तो एसेट्स जितनी भी एसेट्स हैं दे शो कि हमने कहाँ कहाँ पर फंड्स को यूटिलाइज किया है। कैश एक ऐसा बैलेंस है जो हमें ये बता रहा है कि दिस इज द अनयूटिलाइज पोर्शन ऑफ द फंड्स। जो बिजनेस के पास फंड्स आए थे उसमें से बिजनेस ने बाकी सारे फंड्स जो हैं वो एसेट्स की परचेज में लगा दिए। जिन फंड्स को बिजनेस ने यूटिलाइज नहीं किया दैट इज द कैश। ठीक है। तो अनयूटिलाइज पोर्शन जो है वो क्या बचा है, कैश बचा है। फंड्स की अवेलेबिलिटी अगर बढ़ती जाएगी, फंड्स की अवेलेबिलिटी अगर बढ़ रही है इसका मतलब या तो लायबिलिटी बढ़ रही है या तो एसेट कम हो रही है। और अगर हमारा फंड्स का यूज बढ़ रहा है तो यहाँ यानी हमारी लायबिलिटीज कम हो रही है या फिर हम एसेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं। कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट को अगर मैं कंपेयर करूं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंडेटरी है इसे बनाना। ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं है तो इसलिए मैंडेटरी भी नहीं है। यहाँ पर हमने एक्टिविटीज को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। पर फंड फ्लो स्टेटमेंट में ऐसा कोई भी सेग्रीगेशन जो है वो नहीं किया गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि कैश की पोजीशन क्या रहेगी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, और फंड्स फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि वर्किंग कैपिटल में कितने चेंजेस आएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे बेस्ड है, whereas the fund flow statement is based on the accrual system of accounting। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, और फंड फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से बिजनेस लॉन्ग टर्म में अपने फंड्स को स्ट्रैटेजाइज कर कर चले। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सोर्सेज और यूजेस ऑफ फंड्स हमें चाहिए। लॉन्ग टर्म सोर्सेज जैसे कि इक्विटी में इंक्रीज होना। सोर्सेज ऑफ फंड्स में आपको हमने पहले भी पढ़ा है कि लायबिलिटी बढ़ जाएगी या फिर हमारी जो एसेट्स हैं वो कम हो जाएंगी, है ना। यानी इक्विटी में इंक्रीज, रिजर्व में इंक्रीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में इंक्रीज, या फिर नेट करंट नॉन करंट एसेट्स में डिक्रीज। शॉर्ट टर्म सोर्सेज में शॉर्ट टर्म बोरिंग में इंक्रीज या फिर करंट एसेट्स में डिक्रीज। और यूजेस ऑफ फंड का मतलब है कि या तो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है या फिर हम नई एसेट्स जो हैं
वो उनको खरीद रहे हैं। तो लायबिलिटी कम होना मतलब इक्विटी में डिक्रीज होना, रिजर्व्स में डिक्रीज होना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिक्रीज होना, या फिर नॉन करंट एसेट्स में हमने इंक्रीज कर दिया। शॉर्ट टर्म यूजेस की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में डिक्रीज होना और करंट एसेट्स में इंक्रीज होना मेरे लिए शॉर्ट टर्म यूज ऑफ फंड जो है वो अवेलेबल होता है। अब अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मैं बात करूं तो AS3 जो पहले वाले AS थे, AS3 और नाउ द प्रेजेंट इंड AS7 जो है वो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड करता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनानी है। ठीक है, एक एंटिटी को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किस तरीके से अपने पास कैलकुलेट करनी है। देयर आर टू मेथड्स, वन इज द डायरेक्ट एंड द अदर वन इज द इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जहां पर ग्रॉस कैश रिसीट्स और ग्रॉस कैश पेमेंट्स को डिस्क्लोज किया जाता है। इनडायरेक्ट मेथड वही जिसका फॉर्मेट अभी हमने पढ़ा है, नॉन कैश नेचर के ट्रांजेक्शन्स को कंसिडर करना, कोई डेफरल्स अक्रूवल्स थे उनको कंसिडर कर कर चलना, और अगर कोई इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग की आइटम थी तो उसको भी यहाँ से रिड्यूस कर कर चलना। साथ ही साथ इंडिया 7 में और क्या क्या चीजें प्रोवाइडेड है कि कैश फ्लो में, कैश फ्लो का मतलब क्या है? कैश फ्लो का मतलब है कि कोई भी ऐसी आइटम की मूवमेंट जिसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का यूज हो रहा है। इंटरनली आपने कैश को बैंक में जमा करवा दिया या बैंक से पैसे निकलवा दिए तो उससे ओवरऑल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिंगल ट्रांजेक्शन है उसके अंदर बहुत सारे कैश फ्लोज जो हैं वो हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक सिंगल ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टिविटी को अफेक्ट कर कर चले। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो हमारे पास कैश फ्लो आते हैं वो हमारे को इंडिकेट करते हैं कि एक बिजनेस के पास कितने सफिशिएंट कैश फ्लोज अवेलेबल है टू रीपे द लोन्स एंड टू मेंटेन द ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। वेयर एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लोज का डिस्क्लोजर हमें ये बताता है कि बिजनेस ने कितना एक्सपेंडिचर जो है वो किया हुआ है ऑन द एसेट्स टू जनरेट फ्यूचर इनकम्स, टू जनरेट द फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का जो डिस्क्लोजर है दैट शोज अस कि बिजनेस जो है वो फ्यूचर में कितने लोगों का पैसा बिजनेस ने देना है, यानी कितने लोग, कितने अमाउंट का क्लेम हमारे ऊपर पेंडिंग है। जो हमने पैसा बाहर से लिया अल्टीमेटली वो पैसा हमें वापस भी करना पड़ेगा, तो कितना क्लेम हमारे को फ्यूचर कैश फ्लोज पर देना है, दैट इज गिवन अंडर इंड AS7 अबाउट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके अलावा फॉरेन करेंसी से अगर कोई कैश फ्लोज अराइज हो रहे हैं तो उनको हम जो है एंटिटी की फंक्शनल करेंसी में एक्सचेंज रेट लगाकर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड को हम सेपरेटली डिस्क्लोज कर कर चलेंगे। अगर हमें कोई इनकम के ऊपर टैक्स देना उसको भी सेपरेटली डिस्क्लोज कर कर चला जाएगा। क्लियर? आज वाले कंसेप्ट्स को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल for reflecting the changes in the size and composition of the contributed equity and borrowings of a banking institution। इनमें से कौन से कंपोनेंट्स जो हैं they are responsible for reflecting the changes in the equity and borrowings और equity के contribution में changes reflect करने के लिए इनमें से कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। इक्विटी और बोरोइंग्स में तो आपका फाइनेंसिंग का कंपोनेंट जो अफेक्ट होता है, तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, बैंक स्टार्ट्स द फाइनेंशियल ईयर विद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, दैट इज 1,20,000। इस ईयर में 40,000 जो रेवेन्यू जो है ऑपरेशन से जनरेट हुआ, 20,000 का एक नया कंप्यूटर खरीदा है और 10,000 डिविडेंड्स पर पे किया है। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होगा? तो पहले लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस of cash and cash equivalents, that is 1,20,000। इसके अंदर आपने जो ऑपरेटिंग से जनरेट किया है उसको ऐड कर देंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो हुआ है? 40,000। फिर इन्वेस्टिंग और ऐसे ही फाइनेंसिंग, ठीक है ना। इन्वेस्टिंग में स्पेंड हुआ है 20, यानी कैश यूज्ड हो जाएगा ये, और फाइनेंसिंग में भी 10,000 जो है आपने पे किया है तो ये भी यूज हुआ। तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1,30,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी ऑप्शन बी जो है वो मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3, आपने एक मशीनरी परचेज करी 3 लाख की और एक ओल्ड इक्विपमेंट सेल कर दी 80,000 की। 30,000 की डिबेंचर्स रिडीम किया और 5,000 आपने इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है। तो कह रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो बताओ। तो देखिए, ना तो डिबेंचर्स का इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ना ही इंटरेस्ट ऑन लोन। सिर्फ ये दोनों आइटम्स इन्वेस्टिंग का पार्ट है। तो उसमें भी परचेज ऑफ मशीनरी जो है, परचेज ऑफ मशीनरी, वो मेरे लिए 3 लाख का कैश यूज हो रहा है, माइनस हो जाएगा। एंड सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट मेरे लिए 80,000 जो है एज अ पॉजिटिव फिगर आ जाएगी, यानी कि 2,20,000 आ जाएगा एज एन आउटफ्लो। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट होगा। आउटफ्लो आएगा, इनफ्लो नहीं। ये होगा करेक्ट। Question number 4. Consider the following statement regarding the disclosure of the cash flows. Cash flow from the operating activity should be reported either in the direct or in the indirect method. ठीक बात है। Extraordinary items should be disclosed collectively with the operating activity without separate identification. No. Cash flow from interest and dividend received and paid should be disclosed separately. ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो मेरी यहाँ पर करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कैश फ्लोज को आपको मैच करना है कॉलम ए और कॉलम बी को। कॉलम ए में आपको कुछ आइटम्स दिए हैं और आपको बताना है वो ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। तो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अगर मैं वापस कर रही हूँ तो वो मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी है? दैट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर मी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स गिवन टू द कस्टमर्स, अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो आपके लिए कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग है। इनकम टैक्स पे किया है तो वो ऑपरेटिंग है। देन आपने शेयर्स खरीदे हैं सब्सिडरी कंपनी में, तो आपने क्या किया है? इन्वेस्टमेंट करी है कहीं पर, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कौन सा सुटेबल रहेगा। 3, 2, 1, 2। ऑप्शन सी जो है वो मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी। क्लियर? सो अब उन कोर्सेज की बात कर लेते हैं जिनके बारे में मैंने आपको इस सेशन की स्टार्टिंग में बताया था। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें अपने ब्राउजर में जाना है, राइट? तो उसके लिए हम अपने ब्राउजर में जाएंगे एंड देयर वी विल सर्च फॉर एड्यूटैब, edutab.in। एड्यूटैब की वेबसाइट आपको दिखेगी, कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, जेआईबी कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको सभी जेआईबी के कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल होंगे। द कंप्लीट फुल पैकेज कोर्स, जिसको मैं बैंकर्स कैप्सूल कोर्स कह सकती हूँ, यहाँ पर एक कैप्सूल की तरह आपका कोर्स रहेगा। सारी की सारी जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं, सॉरी, जो भी आपके मॉड्यूल्स हैं वो आपको एक कैप्सूल की तरह यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। रिकॉर्डेड वर्जन्स आपको मिलेंगे। आप अपने टाइम, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से इन मॉड्यूल्स को यहाँ पर कवर अप कर सकते हो, राइट? बैंकर्स कैप्सूल कोर्स जो है वो आपका हर मॉड्यूल की आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। तो अगर आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, लेट नाइट, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप अपने सिलेबस को कवर अप कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे ही आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आप मॉक टेस्ट की हेल्प से अपनी एग्जाम प्रैक्टिस कर सकते हो। बैंकर्स कैप्सूल कोर्स आपको कंप्लीट जो है चारों सब्जेक्ट्स का एक साथ भी मिल जाएगा, द कंप्लीट कोर्स। एंड आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आईएफएस के लिए भी, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम, चारों के लिए अलग अलग कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। देन कम्स अ सुपर क्रैश कोर्स, जहां पर लाइव बेसिस पर आप टीचर से इंटरेक्ट करते हुए, अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए, अपने सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप सुपर क्रैश कोर्स में कवर अप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस। मॉर्निंग इवनिंग में बैचेस रहेंगे, 2.5-2.5 घंटे की आपकी क्लासेस रहेंगी और 6 क्लासेस में आपका एक सब्जेक्ट जो है वो कवर अप करवा दिया जाएगा। यहाँ पर भी आपको प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, कंसेप्ट नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आप इन कोर्सेज में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, कि आपको लाइव पढ़ना है या आपको रिकॉर्डेड वर्जन देखने हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने आप को इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, आपको सिर्फ आपकी एग्जाम जो है सिलेबस कवर हो गया, आपको रिवीजन करनी है, तो आप उसके लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी हेल्प से आप एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज को अच्छे से अटेम्प्ट करना यहाँ पर सीख जाएंगे। आपको एग्जाम एनवायरनमेंट यहाँ पर मिलेगा। जब इन कोर्सेज के लिए एनरोल करेंगे तो प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना नहीं भूलेंगे, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट की अवेलेबिलिटी हो। आज के सेशन से रिलेटेड डाउट्स, क्वेरीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और फॉर एनी अदर काइंड्स ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज, यू कैन कॉल अस और ईमेल अस at hello@edutab.co.in।
मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।